है ना। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग क्लास में, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वह हमारा फंडामेंटल राइट्स ही था। और उस फंडामेंटल राइट्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल हम लोग आर्टिकल आज हम लोग का आर्टिकल 32 होगा, ठीक है, आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 31 बताया था कि 31 है नहीं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उसमें था और वह आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से उसको हटा दी गई है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आगे की बात करते हैं भैया। तो बिना देर किए हुए आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? हमें रीड्स से पढ़ना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आज रीड्स पे आते हैं। देयर आर 5 रीड्स। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल 32 को देखेंगे। देखिए, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 32 है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट क्लास में भी बताया होगा, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा आर्टिकल 32 है, इसे B.R. अम्बेडकर साहब जो थे, ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया। सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसका नाम बताया है। पहली बात याद रखना है। अब होता है क्या कि सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्यों कहा? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसे B.R. अम्बेडकर ने सोल एंड हार्ट बताया, यानी देश के संविधान की आत्मा, देश के संविधान का हृदय, देश के संविधान का दिल इसे कहा जाता है। अब होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा भैया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा। ओके, क्यों कहा? इसके पीछे रीजन है। देखो रीजन क्या है बाबू लोग, कि यदि हम आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 में हमारा होता है क्या? अब आर्टिकल दोनों की चर्चा, आर्टिकल 226, ये दोनों के माध्यम से क्या होता है कि हम 5 जो होते हैं, हम 5 रीट्स जारी करते हैं, ठीक है। 5 रीट्स कुड बी इशूड बाय द कोर्ट। अब इस कोर्ट में हमें याद करना है कि इस कोर्ट में हमने 2 जगह रख रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ हो जाता है और एक हमारा हाई कोर्ट्स हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट्स जो हो जाते हैं वह अंदर आर्टिकल 32 या 32 के माध्यम से यह 5 रीट्स को जारी करता है, और हाई कोर्ट्स जो होते हैं अंदर आर्टिकल 226 के माध्यम से ये 5 रीट्स को जारी करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 5 रीट्स हैं क्या? सबसे पहली बात। अब इसके माध्यम से ऐसे स्पष्ट नहीं कि कब जारी किया जाएगा, तो इसका भी एक सरकमस्टेंसेज है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपना ड्यूटी जो है गवर्नमेंट सर्विस में है और वो अपना ड्यूटी सही से यदि देखा जाए तो नॉट परफॉर्म, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो किसी का जो फंडामेंटल राइट्स जो है, ये मान के हम चलते हैं कि उनका फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कहीं न कहीं एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है या उसको शोषण किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स का सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो इन दैट केसेस वी कैन से कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन है द राइट, हमारा संविधान देश के नागरिकों को यह 2 अधिकार दिए हैं, और वह है अधिकार आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, और जिसके माध्यम से हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है वो 5 रीट्स जारी करता है। क्लियर हो गया? अब ये 5 रीट्स कौन कौन है? दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन फॉर यू ऑल। और खास तौर पे जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वे 5 रीट्स के बारे में जरूर जाने, ठीक है। देश के जितने भी नागरिक हैं, आम जनता को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह अपने अधिकार को जरूर जाने। तो अभी हमें सबसे पहले समझना होगा कि वो रीट्स क्या क्या 5 रीट्स हैं। तो हमने कितने राइट्स बताया? 5 रीट्स बताया। हम डायरेक्ट रीट्स की ओर आते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा रीट्स है उस रीट्स का नाम है बाबू क्या? हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हैबियस कॉर्पस। ए है ना। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैव द बॉडी। अब इसी चीजों को हमें समझना है कि हैबियस कॉर्पस। तो पहला जो हमारा रीट्स होगा, एक एक करके बता रहा हूं।
तो पहला जो हमारा रिट्स है उसका हमने नाम दिया है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। अब देखिए हैबियस कॉर्पस जो है, सॉरी कॉर्पस का स्पेलिंग गलत है, हैबियस कॉर्पस। टाइम पर आप लोग आया कीजिए, काहे आप लोग को डिले हो जाता है सर। हैबियस कॉर्पस का यदि इसका हम मीनिंग देखें, इसका मीनिंग लिटरली होता है हैव अ बॉडी। हैव अ बॉडी। क्लियर हो गई? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया लास्ट डे हमने बताया था कि सपोज दैट दिस इज द पुलिस ऑफिसर, ओके, दिस इज द पुलिस ऑफिसर एंड दिस पुलिस ऑफिसर हैज डिटेन्ड, दिस पुलिस ऑफिसर हैज डिटेन्ड। डिटेन्ड का मतलब क्या होता है बाबू लोग? डिटेन्ड या यू कैन से अरेस्टेड, ओके, अरेस्टेड एनीवन। तो मान लिया ये व्यक्ति को जो है पुलिस ऑफिसर जो है इसको डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर किसी को डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो अब सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब इनके पास सबसे बड़ी कह सकते जो ड्यूटी होता है, यह ड्यूटी होता है कि अरेस्टिंग से विद इन 24 आवर्स, कल भी हमने बताया था ना, तो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, ऑफ अरेस्टिंग कर देता हूँ, ऑफ अरेस्टिंग यानी 24 घंटा में अब इन क्या करेंगे कि जैसे ही अरेस्ट किए तो अरेस्ट के 24 घंटा के अंदर इनको सबसे बड़ा ड्यूटी होता है कि जो हमारे देश में या जहाँ पर वो अरेस्ट किए हैं तो वहाँ जो भी वो जुडिशियरी है, अब जुडिशियरी का मतलब हो सकता है कि वहाँ पर हाई कोर्ट भी हो सकता है, सिविल कोर्ट हो सकता है, कोई भी कोर्ट हो सकता है। तो देश में आसपास के जो भी कोर्ट होंगे वहां पर उनको सशरीर यानी बॉडीली उस व्यक्ति को उन्हें प्रेजेंट करना होगा। क्लियर हुआ? अब जैसे ही प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम कल भी बताया था कि हमारे पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर के अधिकार किसी को पनिशमेंट देने का नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में दंड देने का अधिकार केवल किसका है? न्यायपालिका को है, जुडिशियरी को है। और जो भी हमारा जुडिशियरी आदेश देता है, वर्डिक्ट देता है, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ओके। तो मैंने सी बात है कि अब ये अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटा के अंदर जो भी हमारे कोर्ट है, कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद अब ये व्यक्ति जो होगा, अब यहाँ पर मैंने सी बात एक कोर्ट में जैसे इसको ले आया गया, अब लाने के बाद होगा क्या कि कटघरा हो सकता है। अब ये कटघरा में व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जज साहब रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। अब इन पे जो भी लगाए गए हैं चार्ज, ये चार्ज को यहाँ स्पष्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जज ये डिफाइन करेगा, जज ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस व्यक्ति को जो अरेस्ट किया गया है यह सही है या गलत है। यदि जज को लगता है कि नहीं, इसको अरेस्ट जो किया गया ऑन रियल ग्राउंड किया गया है, तो देन आफ्टर हम कहेंगे कि अब पुलिस क्या करेगी, ये पुलिस इस व्यक्ति को क्या, सॉरी जज जो करेंगे अब इनको पनिशमेंट देगा, जेल देगा, जो भी देगा। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है यदि मुजरिम पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, क्योंकि आपको में भी पता है कि यदि हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में हमारा 3rd डिग्री जो होता है, 3rd डिग्री समझ में आती है ना, जो पुलिस लोग करते हैं, तो हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी को 3rd डिग्री नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस लोग अक्सर 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको ये सारे जितने भी उन पे इल्ज़ाम लगे हो तो उसको गछवाना होता है। तो ऐसे परिस्थिति में मान लिया जाए तो ये व्यक्ति ये भी कह सकता है कि श्रीमान बात ऐसा है कि हमारे साथ स्थितियां खराब हुई है और हम पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, ये सारे सारे गलत हैं। तो पुलिस हो सकता है कि कोर्ट को ये कहेगा पुलिस कि हमें इनको 2-4 दिन के लिए हमें आप वारंट के तहत हमको दे दीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है व्यक्ति ये कहेगा कि सर यदि इनके अंडर में हम जाते हैं तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ लाइफ जो है या फंडामेंटल जो राइट्स है उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी हो सकता है, इसलिए आप हमें जेल दे दीजिए। क्लियर हो गई? तो ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि हैबियस कॉर्पस ये कहता है कि यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स उसको विथ बॉडीली या हैव अ बॉडी उस पर्सन को नियर बाई जो हमारा कोर्ट होगा उस नियर बाई कोर्ट में उसको क्या करना होगा? प्रेजेंट कराना होगा। यदि पुलिस 24 घंटा के अंदर प्रेजेंट नहीं करता है कोर्ट में, देन आफ्टर हमें समझेंगे कि यह पुलिस ही कम से कम कहीं ना कहीं मुजरिम हो सकता है, दोषी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हैबियस कॉर्पस कहता है। तो देखते हैं क्या कहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? हैव अ बॉडी टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट के सामने इसे प्रेजेंट करना है।
यह हमारा रिट कब जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, रिट जारी कब किया जाता है। तो इसके जारी करने के रीजन है कि जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है हमारा जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन, आर्बिट्ररी एक्शन का मतलब होता है पुलिस की जो मनमानी होती है, उसी को हम तो थर्ड डिग्री बोलते हैं। तो पुलिस की जो मनमानी होती है उससे कहीं ना कहीं हमें बचाता है। उतना ही नहीं, सरकार भी कभी कभी अपनी मनमानी करती है, वैसे परिस्थिति में भी बचाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो हैबियस कॉर्पस होता है यह मुख्य रूप से आप इस पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है यदि उसको कोर्ट के द्वारा जब दे दी जाती है पेनल्टी, या कोर्ट के द्वारा उसे आरोप जब तय कर दी जाती है तभी वो बनेगा। पुलिस को किसी प्रकार को उसे दंड देने का अधिकार नहीं है। क्लियर हुआ? तो इससे एक सुरक्षा मिलती है। अब एक आता है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? आदेश देना। ये मैंडेमस का मतलब आप समझिए, आदेश देना है। आदेश क्या होता है समझते हैं। देखिए यहाँ हमारा है मैंडेमस, एकदम फिगर में समझना है। मैंडेमस इक्वल टू हमने क्या लिखा? कमांड। और कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। ठीक है, यानी यहाँ पर होती क्या है ऐसे समझेंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे यहाँ कोर्ट इस तरह से होता है, हमारे यहाँ न्यायपालिका कुछ इस तरह से चलता है। 3 भागों में हम न्यायपालिका को बांट रहे हैं। सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे जो होता है वो हमारा हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और सबसे जो नीचे होते हैं उसे हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। जैसे जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम सुना है, सिविल कोर्ट के नाम सुना है, ये सारे के सारे हमारा कौन सा कोर्ट आएगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जब हम जिला कोर्ट से जस्टिफाई नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होते, कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारा एक एपेक्स कोर्ट है, इसके अलावा हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब देखो क्या है कि ये हमारा जो मैंडेमस है, मैंडेमस का मतलब होता है कि जो भी हमारा हायर जो कोर्ट्स होते हैं, ये हायर कोर्ट्स हमारा ऑर्डर्ड देता है, ऑर्डर्ड या यू कैन से कमांडेड, कमांडेड टू द लोअर कोर्ट, टू द लोअर कोर्ट। यानी ऊपर जितने भी हमारा, जैसे मान लिया यहाँ हाई कोर्ट है, तो जो नीचे वाला जो कोर्ट है ऐसे आप समझेंगे कि जितने भी हाई कोर्ट होते हैं ये सभी हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सभी का हेड है, तो हाई कोर्ट को कंट्रोल करेगा सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट इज फंक्शंस अंदर सुप्रीम कोर्ट। और जितने भी हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये सभी सभी हमारा हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं। यहाँ क्लियर होगा? अब क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे देता हूँ, जैसे मान लिया जाए गाँव घरों में 2 व्यक्ति के बीच में लड़ाई हुआ, या मानते हैं ए है और ये व्यक्ति बी है। ठीक है, ए जो है व्यक्ति ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या कह सकते हैं रिच है, साथ साथ इन्फ्लुएंस इसलिए कह रहे हैं प्रभावशाली है, लोगों से इसका अच्छा संपर्क है, नेताओं से अच्छा संपर्क है, पुलिस प्रशासन में कांटेक्ट है। यह बेचारा जो है, बेचारा कहें यानी एक तरह से कह सकते गरीब है। अब होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है जो प्रभावशाली है, ये जो है इन्होंने क्या किया, बी का जो लैंड है यानी जमीन जो है, इस जमीन को इन्होंने कब्जा लिया। क्लियर हो गया? अब एक कब्जा लिया तो बी जो है बेचारा ये कहाँ गया? एक कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाकर के इन्होंने केस लड़ा। ऐसे समझो ये हमारा कोर्ट है, तो ए अमीर होने के कारण बी गरीब के जमीन को कब्जा कर लिया। अब बी अपने सुरक्षा को लेकर के कोर्ट में गया, कोर्ट ने इस व्यक्ति को फैसला सुनाया। पता चला कि कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, यानी फैसला जो दिया, ये वर्डिक्ट इसका दिया इसके फेवर में, यानी एक बी के फेवर में, गरीब के फेवर में, कि जमीन बी का है, विनोद का है, इसलिए जमीन विनोद को मिलना चाहिए, अमीर को नहीं मिलना चाहिए। हाँ समझ रहे हैं, तुरंत विनोद तुम लोग समझने लगा ज़्यादा। ठीक है, तो प्रश्न है कि यहाँ पर विनोद के जमीन कोर्ट ने कहा कि दे देते हैं, लेकिन समस्या क्या हुआ कि एक गरीब है ये अमीर है। अभी व्यक्ति क्या किया, शक्तिशाली होने के नाते अभी कि उसका जमीन कब्जा नहीं होने दे रहा है। गाँव घरों में देखा होगा, जमीन कब्जा नहीं होने दे रहा है, फिर प्रशासन के अपने कब्जे में कर लिया। अब क्या होता है कि जब ये बेचारा आगे की कोर्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाने से पहले प्रभावशाली होने के कारण पुनः ये यही आता है और ये पुराना जो केसेस था फिर केस को यहीं पर ओपन करा देता है, यानी केस आगे नहीं बढ़ रही, घोरा फिरा के एक ही कोर्ट में केस को रख रहा है। मैंने क्लियर हुआ? अब इस व्यक्ति को ऐसा पता लगा कि अरे ये तो हमें बार बार गलत कर रहा है। अब ये व्यक्ति मान लिया जाए कि इससे ऊपर कोर्ट जाता है, मान लो ये हमारा सिविल कोर्ट था, और सिविल कोर्ट के ऊपर जब ये हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने पूरा के पूरे केसेस को स्टडी किया। अब स्टडी करने के बाद पाया कि
कि ये तो हमारा जो जो सिविल कोर्ट था ये अपना लिमिट को क्रॉस कर चुका है, अब इसके पास हियरिंग होना है, क्योंकि ऑलरेडी ये फैसला दे चुका है, तो फिर दिए हुए फैसला पर क्या वो कोर्ट फिर फैसला दे सकता है? क्योंकि वो कोर्ट कोई भी जो है उन्होंने फैसला दिया और फैसला से मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, तो माइनस के बाद उसका चैलेंज कहाँ दिया जाएगा? हायर कोर्ट में दिया जाएगा। लेकिन बार बार इसी कोर्ट में चैलेंज दिया जा रहा है और बार बार एक कोर्ट जो है उसी चैलेंज को स्वीकार भी कर रहा है। इससे प्रूफ होता है कि यह कहीं ना कहीं जो हायर कोर्ट के जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसका एक कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहा है और ये दूसरे की ताकत को अपने तरफ यूटिलाइज कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारा हायर कोर्ट होंगे वो लोअर कोर्ट को वो आदेश देगा कि जो भी तूने फैसला सुनाया है ये सारे को हमारे पास अब ट्रांसफर करो, क्योंकि ये तुम्हारे अब पक्ष में नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई ताकत इस पे काम करने का नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? कमांड यानी मैंडेमस। क्लियर हो गया? चलो तीसरा की बात करते हैं। तीसरा है हमारा क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है पहले समझा देता हूं हिंदी। देखो है ही, क्या मतलब है? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब निषेध, मना करना। अब निषेध क्या होता है इसको भी समझते हैं। वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको लिखवा देंगे, फिगर समझिए। तो आपका है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन समझिए, अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब हमारा है फॉरबिड, मतलब निषेध यानी मना करना। जैसे मान के चलते हैं यह एक बंदा है और यह बच्चा जो है किसी प्रकार के क्राइम करते हैं, या चलो ऐसा लेते हैं जो जल्दी समझ में आए। मान लिया जाए कि रेप केस जो होता है, रेप केस में पाया गया। अब जैसे पाया गया, ये बड़ा मुंडी वाला को हम रखते हैं पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यह पुलिस है। अब इस बच्चा के बारे में, बंदा जो है इसके बारे में जैसे ही FIR दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस गया, इसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, इसको अरेस्ट कर लिया, यानी यहाँ लिख देता हूँ अरेस्टेड। अब अरेस्ट करने के बाद पुलिस जो है 24 घंटा के अंदर इसे कहाँ ले गया? कोर्ट में लेके चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जब कोर्ट में लेके गया तो पता चला कि जो कोर्ट है, इस कोर्ट का भी नाम हम क्लियर करते हैं, ये आपका सिविल कोर्ट है। ध्यान समझना, ये सिविल कोर्ट है। अब सिविल कोर्ट में लड़का का केस गया, पुलिस ने लेके गया। अब सिविल कोर्ट इस बंदा का केस हियरिंग करना शुरू करता है। पता चला कि सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि बेटा तुमको मिलेगा कैपिटल पनिशमेंट। क्या नहीं कि तूने बहुत गंदा काम किया इसलिए तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। ये भी बात सही है। अब जैसे कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद जानबे करते हैं कि देश में इमोशनल बहुत लोग होते हैं। अब कुछ लोग इससे मिलने गए, कुछ जानकार थे, ज्ञानी थे, कानून के ज्ञाता थे। उन्होंने इसका पूरा का पूरा जब फैसला कोर्ट के दिया हुआ पढ़ा तो पता चला कि इसका जो फैसला दिया है और इस व्यक्ति का जब देखा तो पता चला कि 16 साल उम्र हो रहा है और इसको फैसला देने वाला सिविल कोर्ट है। क्लियर हो गई? अब यहाँ पर मामला है कि बंदा जो है, ये बंदा जो है माइनॉरिटी में, माइनर में आता है, यानी जिसको नाबालिग बोलते हैं। एक एडल्टनेस को प्राप्त नहीं कर पाया है, एडल्ट है नहीं। अब 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र वाले एडल्ट होते हैं, 18 साल से कम उम्र का है यानी ये माइनर है। और हमारे देश में एक अलग से कोर्ट है माइनर के लिए, जो नाबालिग हैं उनके लिए। हमारे यहाँ जुवेनाइल कोर्ट है, नाम सुना होगा। जुवेनाइल कोर्ट हमारे यहाँ जो भी नाबालिग हैं और किसी प्रकार की घटना के अंजाम देते हैं तो उनकी सुनवाई जो होती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोई कोर्ट में नहीं होता, उनके लिए कहाँ जाना होता है? जुवेनाइल कोर्ट में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये 16 साल का था, इसलिए इसकी सुनवाई होना कहाँ चाहिए था? नियमतः कहाँ होना चाहिए था? जुवेनाइल कोर्ट। लेकिन इसकी सुनवाई हुआ है कहाँ पर? क्या सिविल कोर्ट को इसे किसी प्रकार का इसका केस का फैसला देने का अधिकार है? क्योंकि 18 साल तो पूरा नहीं किया, इसको देने का अधिकार जुवेनाइल का था, लेकिन दे कौन दे दिया? तो अब ये बंदा क्या करेगा? अब ये करेगा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के यहाँ चैलेंज कि मैं 16 साल के था, हमारी प्रोसीजर जो केस के होना चाहिए था जुवेनाइल कोर्ट में, लेकिन हो चुका है सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब जैसे इन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सारा स्टडी किया तो पता चला कि बंदा है जुवेनाइल लाइक, ये है माइनर, इसलिए इसका केस वहां नहीं। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इस कोर्ट को कहेगा कि तुम्हें किसने अधिकार दे दिया था?
बिना जाने पहचाने तुम्हें किसने अधिकार दिया इस केस को स्टडी करने का, इस केस का वर्डिक्ट देने का? जितना जल्द हो सके इस केस को ट्रांसफर करो। मैंने क्लियर हुआ? और आइंदा इस बातों को ध्यान देना कि ऐसा तुमसे गलती कभी ना हो। दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। क्लियर हो गया? यही कारण है कि हमारे देश में एक केस चलते रहते हैं, चैलेंज होते रहते हैं। पता चला कि केस लड़ने वाला और लड़ाने वाला दोनों पार हो गए, लेकिन केस खत्म नहीं होते। ठीक है, यह है हमारे यहाँ के जुडिशरी। तो चलिए अब इसका एक मीनिंग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। तो देखिए, यह जो है हमारा इशूड बाई, पढ़ लीजिए, इशूड बाई द हाईएस्ट कोर्ट्स, यानी ऊपर वाली जो हमारी कोर्ट होती है वह हमारा निचली कोर्ट को क्या कहता है, लोअर कोर्ट को कहता है काशी जुडिशियल बॉडीज व्हेन लेटर एक्सीड द जुडिशियल अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी किसी और का और फैसला कोई और दे रहा है, यानी वो अपने अथॉरिटी से बाहर हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारा हायर कोर्ट होता है नीचे वाली कोर्ट को क्या कहता है, निषेध करता है कि आपने गलत किया, जल्दी ट्रांसफर करो। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा इन्फीरियर यानी निचली जो हमारे कोर्ट है या काशी जुडिशियल बॉडी जो है, वह यदि अपने लिमिट को क्रॉस कर जाता है रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, तो डिफरेंसेस बिटवीन द अमेंडमेंट, तो वो आगे की बात कर। तो नॉर्मल यही बात याद रखना है कि कोई भी कोर्ट यदि अपने अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्रों में एंट्री मारता है, तो वैसे परिस्थिति में आप प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करते आर्टिकल 32 के तहत। अगला बात करेंगे, अगला आपका जो आएगा वो सर्सियरी आएगा। सर्सियरी क्या होता है? तो सर्सियरी का मतलब होता है टू बी सेटिस्फाइड। अब आपको समझना है टू बी सेटिस्फाइड क्या होता है, आपको सेटिस्फाइड कराना है कि भाई ये टू बी सेटिस्फाइड क्या है। टू बी सेटिस्फाइड का मतलब यदि आप देखिएगा तो आप इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए, इमेजिन हम करके चलते हैं कि आप हैं, आजकल बिहार में बहुत बार सुने होंगे, मुखिया पति, मुखिया है उनकी पत्नी झंडा नहीं फहराने जाते हैं। झंडा कौन फहरा देता है? उसके हस्बैंड। आज मुखिया पति का कंसेप्ट बिहार में हटाए नीतीश कुमार जी, बैन किए, तब मुखिया पुत्र हो गया है। अब बेटा जो है मुखिया इनका, वो खुद को अपने आप को मुखिया घोषित कर लिया है बिहार में। गांव घरों में देखा है, हर काम वो मम्मी की जगह बेटवे कर रहा है, हर जगह आना जाना सब चीज झंडो फहरा दे रहा है। तो अब होता है कि उतना ही नहीं, बिहार में एक न्यूज ये भी चला था कि टीचर कोई और है स्कूल में, पढ़ा कोई और रहा है, जो टीचर वो खेती कर रहा है और वहां अटेंडेंस बना के स्कूल में बच्चों के साथ कोई और रह रहा है। सुने हैं? नहीं, रेलवे में ही ग्रुप डी में ज्यादा चलता है। किसी की पत्नी ग्रुप डी में नौकरी कर लेती है, नौकरी हो गया, वो घर पे रहता है, उसका हस्बैंड जाके उसका गेट पे जाकर के झंडा दिखावित रहता है। देखे हो? अब इस बात को समझना है कि यदि गांव घरों में तुमको पता लगा कि तो कहीं पढ़ता नहीं, तो दिन भर तो दुकान चलाता था, इसको नौकरी हो गया। ऐसे भी देखे हो गांव घरों में, दिन भर दुकान चलाता था, अचानक अरे उसको नौकरी हो गया सरकारी। सुने हो? बस इसी अधिकार का प्रयोग करना, टू बी सेटिस्फाइड का, सर्सियरी का। तो तुम्हें कुछ नहीं, आर्टिकल 226 और 32 के तहत एक अपील करना है, रिट्स जारी कराना है, और आपको सेटिस्फाइड होना है कि वो आखिर इस पोस्ट पे आया तो कैसे आया। समझ आ गई? इस पोस्ट पे वो आया तो कैसे आया, कौन सी ग्राउंड के माध्यम से आया, वो सेटिस्फाई कर रहा है पोस्ट को या नहीं कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं आरटीआई का कंसेप्ट जो है इसी का है। तो ये ऐसी ओरल हो गया, लैंग्वेज में समझा दिए। अब इसके बाद एक देखिएगा और है, कहाँ है भैया? अच्छा पीछे एक है क्वो वारंटो। तो देखिए क्वो वारंटो का होता हुआ बाय व्हाट अथॉरिटी और वांट। इसका भी मतलब हुआ कि आप किस अथॉरिटी पर इस पर हैं। अब देखिएगा समस्या यहां पर समझना है, दोनों के बीच में हम मीनिंग को समझा रहा हूं। अब सबसे पहले काशी यानी यदि क्वो वारंटो और वो दोनों को देखा जाए तो जैसे मान के चलते, इमेजिन कीजिएगा किसका नाम ले, इसी का नाम आगे लिख ले। क्या नाम है बेटा? नहीं, यूपी वाला। तो चलो नैनी। अब मान लिया जाए हंसना सख्त माना है, ये नैनी है, और नैनी जो है मान के चलते हैं इसको हम वीडियो बना देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है? अब क्या होता है कि इनसे रोज आए दिन कुछ लोग समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सबके समस्या हल कर दी, लेकिन इसमें जो पीछे बेचारा बैठा हुआ है
जिसका नाम रख देते हैं मंगरा, ठीक है। अब इस मंगरा को इन्होंने नैनी ने कही कि आज नहीं कल आप आइए। बेचारा कल आया, पता चला कि बीडीओ साहब मीटिंग में इन्वॉल्व थे। इनका जो बाहर प्यून था उन्होंने कहा आज तो मीटिंग में है, कल आइए। फिर बेचारा कल आया, पता चला बीडीओ साहब नहीं है, फिर कल आइए। आप लोग ऐसे चक्कर काटे ऑफिसर के, आज जाओ, एकदम जानना बहुत जरूरी है इनको साथ क्या हो सकता है। और हमारे क्लास में ही बीडीओ साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। पता ये सब दौड़ाने का एक भी कारण हो सकता है, कुछ समझाया? मायनी सी बात है, तो मायनी सी बात है। 2-4-5 दिन इन्होंने दौड़ाया, काम नहीं हो रहा है। अब बेचारा रोज आ रहे, दिन भर समय बर्बाद हो रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फिनेंशियल इस पे बर्डन पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। दूसरी बात, मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, यार एक ही काम के लिए आ रहे, काम नहीं हो रहा है। समय इसका पता नहीं कितना दूर से बेचारा आ रहा है, गाड़ी भाड़ा लग रहा होगा, धूपा में गर्मी में खाने पीने की सब समस्याएं होंगी, काम करने के लिए आ रहा है। लेकिन बीडीओ साहब को कभी दर्द नहीं हो रहा है इंसान के लिए। अब वो पढ़ा लिखा थोड़ा सा भी इंसान होगा तो कहेगा कि बहुत दौड़ा लिए बीडीओ साहब, अब देखिए हमारी खला, अब हम लगाते हैं आपकी क्लास कैसे। तो क्या करेगा मंगरा, तो ये मंगरा जाएगा अब सीधे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, क्योंकि बगल में हाई कोर्ट ज्यादा रहता है हर राज्य में, और जा करके वहां कहेगा कि श्रीमान, और ये यूज जो करने वाले हैं यही है आपको, जो ये आपका कुओ वारंट, यहाँ पर दोनों को समझते हैं, यहाँ पर जो सर्सियरी होगा ये सर्सियरी को ये इस्तेमाल करेगा। अब ये कहेगा कि श्रीमान पिछले हमें 15 दिन से दौड़ाया जा रहा है, जो मुझे हार्डली केवल उनकी सिग्नेचर की वीडियो साहब की आवश्यकता है, लेकिन 15 दिन से दौड़ाया जा रहा है, जिसके कारण हम फिनेंशियली, मेंटल और फिजिकली एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब कुछ नहीं करेगी कोर्ट, इनकी वीडियो साहब की जांच करेगी आखिर ऐसा क्यों किए, आपको इस पोस्ट पर किस लिए बैठाया गया था, आप हैं कौन, पब्लिक के सर्वेंट, आम नागरिकों के आप नौकर हैं, पता है ना। कोई भी सरकारी नौकरी में आईएएस आईपीएस कोई भी बनता, वो है कौन, पब्लिक सर्वेंट, आम जनता के नौकर। क्योंकि आम जनता टैक्स भरता है तो उसको पगार मिलता है, पेंशन मिलता है। क्लियर हो गई? इसलिए नौकरी के बाद ये बातों को हमें हमेशा याद रखना होगा कि मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, हम नौकर हैं और हमें जनता का सेवा करना, ईमानदारी से करना है। जिस दिन आपने जनता को सेवा करना भूल गया तो हो सकता है कि कानून भी आपके ऊपर भूल जाएगा। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप हमें सेटिस्फाई कीजिए कि आपको ये जो वीडियो का जो पोस्ट मिला है किस लिए मिला है, तो जनता की सेवा करने के लिए। कोई भी इंसान आता है उसकी समस्या का हल कर, तो बताइए कि आप इनको क्यों नहीं समस्या का हल किए। यदि इसमें जांच में पाए गए कि कुछ त्रुटियां हैं, आपने गड़बड़ कर रहे थे, तो ऐसे परिस्थिति में आप यू विल बी सस्पेंडेड एंड व्हाट द सैलरी हैज बीन गेन्ड बाय यू, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अभी कितना के कंपेंसेशन लगाएंगे आई डोंट नो, समझ आया? क्योंकि सबसे बड़ा फिनेंशियली और मेंटली नहीं है, सबसे बड़ा समय की बर्बादी है। इसलिए हमारे बैंकिंग अधिनियम में हम लोग बैंक में जाते हैं और आपको कोई कहे, दोपहर में बैंक लोग चल जाता है ना लंच टाइम करके, उससे जाके पूछिए कि आपको कौन अधिकार, कहां से अधिकार आपको मिला है लंच करने का, बोर्ड लगा के चल जाने का। क्योंकि बैंक में कोई, क्योंकि मैं खुद बैंकर रह चुका हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा मैं रिटायर्ड हूं, तो बैंक में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है साहब, एक एम्प्लॉई जाएगा नाश्ता करने, लंच करने, दूसरा काम करेगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा जाएगा। एक बार पूरा ब्रांच छोड़ करके नहीं जाने का अधिकार है। यदि वो जाता है तो आप उनको बैंकिंग ओम्बुड्समैन के तहत उनको नौकरी पर सवाल उठा सकते हैं, शोकॉज नोटिस जारी करा सकते हैं। हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं। हमें बैंकिंग में जा करके बैंक में बैठने का अधिकार नहीं है, समय बैठ करके बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, और न उनको ये अधिकार मिला है कि हमारा टाइम को कोलैप्स करे। क्लियर हो गई? तो ऐसे परिस्थिति में आपको सर्सियोरी का प्रयोग करेगा। अब आपसे सरकार पूछेगी, आपसे न्यायपालिका पूछेगी कि आप हमें सेटिस्फाइड कीजिए कि आपको जिस पोस्ट पर रखा गया है आपने अपने पोस्ट का प्रयोग सही से क्यों नहीं कर रहे, ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आखिर गलत क्यों करें, क्यों आपको नौकरी पर हटा दिया, क्यों नहीं आपको नौकरी से हटा दिया जाए। ऐसा भी सुने होंगे, क्यों नहीं आपको नौकरी से हटा दिया जाए।
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि सेटिस्फाई हो गए कि आपने कुछ गड़बड़ कर रहे थे इसलिए उसको परेशान किए, को कुछ दे नहीं पा रहा था बेंच के नीचे से, कुर्सी के नीचे से, तब मामला और संकीर्ण हो सकता है। सिविल कोर्ट का मामला है ही नहीं, कहाँ थे इसमें आर्टिकल 200 जाए डायरेक्ट जाओ कोर्ट में, जज से बात करना है। एगो वकील के लेगा तो एगो वकील के ले लो, वकील के कहो कि भैया हमको रिट जारी कराना है। एगो ऑफिसर है जो रोज परेशान कर रहा है, दौड़ा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कहेगा कि तो चलो सरसियरी लगा देते हैं, ठीक है, हैं? अब कितना के तुम चार्ज लगाओ आप पे न, कंपनसेशन अब कितना के लगाते हो? क्यों याद है 6 महीना पहले को बिहार का न्यूज है कि एक बंदा आज से 13 साल 14 साल पहले ट्रेन का टिकट लिया था और मात्र 1 रुपया की 80 पैसा ज़्यादा ले लिया था। वो 14 साल केस लड़के और अभी उसको जो है कहीं 7.5 लाख रुपया कंपनसेशन मिला है। समझ आया? 7.5 लाख रुपया कंपनसेशन मिला है, मात्र 80 पैसा या 1 रुपया के लिए वो केस लड़ गया। खर्चा इतना हुआ होगा? कुछ नहीं, कंपनसेशन के लिए लड़ गया, क्योंकि 1 रुपया भी ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बात है कि हम छोड़ देते हैं, तो ये आपकी दिक्कत, हम नहीं छोड़ते हैं। अभी जीएसटी गिरने से 15 रुपया का रेल निर्देश अब 14 रुपया हो गया है, हम 14 रुपया में लेते हैं, 15 रुपया देते हैं उसको, ठीक है। ठंडा के गर्मी के दिन में कहता था कि ठंडा की कहीं लिखा है तो समझ जाता है कि छोड़ने वाला है नहीं, तो अभी भी उसको देते हैं तो कहता है कि खुदरा नहीं, खुदरा नहीं तो तुमको चॉकलेट रखना है, नहीं तो तू बोलो ऑन कैमरा कि 1 रुपया खुदरा नहीं, हम 15 रुपया ले रहे हैं, खाली इतना तू बोल दो, तो ऐसे कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम गर्म ही पानी पीते हैं। आगे बढ़ जाए तो ये आपका सरसियरी समझ में आया। तो सरकारी नौकरी लेने के बाद ऑफिस में सोना है या जनता के दर्द सुनना है, वो तो खराटे मारेगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखा जाए कुओ वारंटो। तो कुओ वारंटो वही है, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, गांव घर में कोई दिन भर दुकान चला रहा था, अचानक कर नौकरी लग गया, आप पता लगाइए कि कौन गेट से घुसा है। समझ आ रहा है? कौन गेट, समझ रहे हैं ना? ये आपको भारत के संविधान आर्टिकल कुओ वारंटो का तय अधिकार देता है कि कोई भी किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लिया जाए कि हम इस पोस्ट पे यहां पर आके बैठ गए, आप हमसे पूछिए कुओ वारंटो के माध्यम से कि सर आप इस कुर्सी पे जो बैठे हो, इस कुर्सी पे बैठने के अधिकार आपको कहां से मिला? आप डीएम बन गए हैं, बीडीओ बन गए हैं, तो आप अभी बताइए कि आपको कहां से अधिकार मिला कि डीएम बन गए, बीडीओ बन गए? तो होगा कि आपने पीटी क्वालिफाई किया है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पीटी और मेंस क्वालिफाई नहीं करते, डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना? तो ये बात पता तनी सा भी लगे तो किसका प्रयोग करना है? कुओ वारंटो का। इसके माध्यम से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, और यदि वो भाई साहब या बहन जी पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी भी जाएगी और तो मामला हो ही जाएगा। तो ये सारे अधिकार हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत। तो हेडिंग में डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। आर्टिकल 32 लिखेंगे, अंडर दिस आर्टिकल the Supreme Court is empowered to issue 5 writs, and 5 writs, 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 and under Article 226 high courts have even under Article 226 high courts have even the rights of writs issuing.
rights of writs issuing. Next point, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar called this article, यानी 32, Dr. B.R. Ambedkar called this article as a fundamental of the fundamental rights. Article as the fundamental of the fundamental rights. The fundamental of the fundamental rights and the heart and soul of the Constitution. And the heart and soul of the Constitution. ये बार बार क्वेश्चन पूछता है. The heart and soul of the Constitution. The heart and soul of the Constitution. The heart and soul of the Constitution, यानी संविधान का दिल और आत्मा. अगला पॉइंट, any citizen of India if they perceive या feel, if they feel about the exploitation of the fundamental rights, exploitation of the fundamental rights, then he or she could challenge to the High Court and the Supreme Court. To the High Court and the Supreme Court. ये दो ही जगह होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल? 32 और हाई कोर्ट 226. लिखवा भी दिया एक लाइन में. अब आगे लिखेंगे, देयर आर 5 writs. देयर आर 5 writs. 5 writs में पहला हम लोग करेंगे हैबियस कॉर्पस. पहला है हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस इक्वल टू लिख लीजिएगा. हैबियस कॉर्पस मतलब हैव द बॉडी. हैबियस कॉर्पस इक्वल टू हैव द बॉडी. फिर लिखेंगे टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. हैव द बॉडी, उसके बाद लिखेंगे टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. या इसको आप लिख लेंगे, फोटो कर लेंगे, समय बच जाएगा. कर लीजिए ना थोड़ा, अब घर पे लिख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिए, टाइम बच जाएगा. अगले टॉपिक को करा देते हैं, क्योंकि जितना टाइम बचेगा हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे. हाँ, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, या ही का है पूरा धन. अच्छा ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू नंबर्स, हम ही दे देंगे. और तुम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी हम आपको मदद करेंगे. हमारा अपना टेलीग्राम चैनल भी होता है, सर भी जानते हैं, ठीक है. उससे करंट अफेयर आप अपडेट रहोगे, ठीक है. बहुत सारे दिन भर ज्ञान विज्ञान जितना तुम में क्षमता है पढ़ने का, आई विल प्रोवाइड यू. टोटल 5 है ना, 2 हुआ है, तीसरा हुआ प्रोहिबिशन. ओके, और इमेज जो हमने बना कर समझाया वो समझ में आ गई है ना. हाँ, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, हाँ बेटा. सर्सरिन कोवारंटो. नाउ 5 कंप्लीटेड या छूट गया? अच्छा, बैक कर देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा. यस, प्रोहिबिशन. नाउ क्लियर?
सो देयरफॉर अब आपका फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक और आगे बढ़ेंगे। न्यू टॉपिक में हम आते हैं बाबू लोग, और न्यू टॉपिक आज का हमारा जो होगा एड, राइट डाउन DPSP, न्यू टॉपिक पार्ट 4, यस पार्ट 4 DPSP। हाँ बाबू 31 बता दिए बेटा, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे, पहले दिन बताए हैं कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का 1 का F जो हमारा प्रॉपर्टी से संबंधित था, नाउ इट हैज बीन हटा दिए गए हैं। पहला क्लास छोड़े हो क्या? हाँ होगा, कहाँ पर होगा? उधर नहीं जाना है, इधर ही रहना है। फंडामेंटल राइट्स यही है ना। कहाँ पर लिखे हो? वेयर यू हैव रिटेन? कहाँ लिखे हो आप लोग? लिखे हो? ये बच्ची लिखी नहीं है, ये यहाँ देखो, मतलब कॉपी नहीं देखते हो। ये पहले दिन बता चुके हैं, थोड़ा घर पे एक बार कॉपी देखिए, ठीक है। नाउ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। पढ़ना तो बहुत है, इतने जल्दी समाप्त नहीं हो, लेकिन आप नन टेक वाले हैं, आपको तो उतना ही पढ़ना है ना जितना अभी आपके एग्जाम निकल जाए। हाँ, सिविल की तैयारी आपको यदि करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, उसके बाद तो मजा आ जाएगी। तो हमें भी ये सोच के पढ़ाना है ऑन टाइम। DPSP इसका हिंदी होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब देखा जाए DPSP है क्या, इसको अपनी भाषा में आप कह सकते हैं दिस इज एन एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स। दिस इज एन एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स, इसे आप एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं ना। अब ये है क्या, तो एक्चुअली जो DPSP जो होते हैं, देखो यहां पर नाम दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या कुछ सिद्धांत हैं किनके लिए? राज्य की पॉलिसीज के लिए, यानी कह सकते हैं सम स्पेशल राइट्स गिवन टू states to be implemented at the time of needs। यानी जब जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के मुताबिक या जरूरत के अनुसार राज्य की सरकार को अधिकार दी गई है कि समय समय पर वो बदलाव करेगा। अब जैसे इसमें हमारा आर्टिकल कहां से कहां चलेंगे, तो अंदर आर्टिकल DPSP यदि देखा जाए तो 35 तक वहां देखा, यहां 36 से लेकर के आपका 51 तक जो होगा ये आपको पढ़ना है DPSP। अभी टेंशन मत लीजिएगा सर सभी आर्टिकल पढ़ना है, सिविल के लिए सब पढ़ना है, आपको मेन टॉपिक पढ़नी है, ठीक है। तो आर्टिकल 36 क्योंकि 32 वहां तक हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पर यदि देखा जाए तो 36 हम आगे रख रहे हैं, क्योंकि वहां पर यदि आप देखेंगे तो वहां 32, उसके बाद 33, 34, 35 जो है ना, वो भी उसी के पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स में ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मुख्य रूप से हमारा चलता है, क्योंकि वहां पर 33, 34, 35 जब देखते हैं तो हमारे देश के जो डिफेंसिव होते हैं, यानी डिफेंस का मतलब जो हमारा आर्म फोर्स होते हैं, आर्म फोर्स समझ में आती है, जैसे हमारे देश के आर्मी जो होता है, एयरफोर्स होता है और नेवी जो होता है, ये तीनों हमारे देश के आर्म फोर्स हैं। क्लियर हुआ? तो 33, 34 और 35 जो आर्टिकल है वह उनके लिए अलग से प्रोविजन देता है। जैसे हम ओरल समझा देता हूं, वो सब आपको पढ़ना नहीं है, सिविल में पढ़नी है। जैसे कभी आपने सुना है कि कोई एयरफोर्स, जैसे भी हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, ITBP दिख रहा है, CISF, CRPF दिख रहा है, कभी किसी को सुने हो कि वो मीडिया में आ रहा है या मीडिया में अपना बात रख कर हम किसको वोट देने जा रहे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनको मीडिया से अलग रखा गया है। क्लियर हुआ? क्योंकि वह एक देश की इंटीग्रिटी का पार्ट हो जाते हैं, इसलिए वो न तो मीडिया में आएंगे न मीडिया के सामने अपने बात रखें जब तक वो जॉब में है। हाँ, जॉब होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद वह भी एक हमारे आपके तरह एक आम नागरिक हो जाते हैं।
तो उसके बाद वो मीडिया में आकर अपना बात रख सकते हैं कि कौन पार्टी को पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, किनको वोट रहेंगे, वो उनकी उसके बाद की। लेकिन अभी ड्यूरिंग जॉब वो किसी भी प्रकार के वो पब्लिकली मीडिया में नहीं आ सकते। इज इट क्लियर? उनको बहुत सारे अधिकारों से कहीं कहीं वंचित भी रखा गया है, तो कुछ उनको हमसे ज़्यादा अधिकार भी दिए गए हैं। क्लियर हुआ? तो यह आर्टिकल 33, 34 और 35 में उनके लिए चर्चा है। इज इट क्लियर? अब हम डायरेक्ट आते हैं डीपीएसपी में। तो ये 36 से लेकर के 51 हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। अब यहाँ मेन हम लोग टॉपिक देखें तो ये है क्या। डीपीएसपी जब आई थी तो डीपीएसपी में कहा गया था कि कुछ राज्य की जो सरकारें होंगी या हमारा, इसके लिए हम संविधान में कोई हमारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बट दिस इज नॉन इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट। यानी डीपीएसपी में जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं, यह अधिकार के तहत हम कह सकते हैं कि कहीं भी कोर्ट में इसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। मीनिंग क्लियर हुआ? हाँ, समय समय पर राज्य की सरकारों को यह अधिकार दी गई है कि वह समय समय पर जब उनको लगे कि हमारा जो राज्य है यानी जो स्टेट्स है, स्टेट्स में हमारा सोशल यानी सोशली कहेंगे और इकोनॉमिकली यदि देखा जाए या कल्चरली भी आप कहेंगे, उनको लगता है कि कोई हमारे देश की जनसंख्या, कोई राज्य की जनसंख्या डिप्राइव्ड होता है, वंचित होता है, तो वैसे परिस्थिति में राज्य की सरकार को यह अधिकार है कि वह समय समय पर कुछ नियमों में परिवर्तन करे, कुछ बदलाव करे। दिस इज कॉल्ड डीपीएसपी। अब कहो कैसे सर? जैसे हमारे यहाँ सेंसस करने का जो अधिकार है, जनगणना करने का अधिकार है, यह हमारा केंद्र सरकार का है। क्लियर हुआ? लेकिन अभी आपने सुना होगा SECC बिहार में हुआ था, सेक का मतलब क्या हुआ? तो यहां हुआ सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सुना है, जिसको हम लोग बिहार में बोले कि जाति जनगणना हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सोशल इकोनॉमिक। देखो आज सोशल इकोनॉमिक आ गया, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से। मायने से बात, हमारे यहां आरक्षण के प्रावधान है, लेकिन प्रश्न होता है कि यहां पर ऐसे भी लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, उसी कैटेगरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनसे भी ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। मानते हो आप? इसी के लिए भारत सरकार ने एक योजना, अंत्योदय योजना, सुने हो? अंत्योदय, अंत प्लस उदय, यानी जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर है, जो समाज से एकदम कटा हुआ है, उन तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड अंत्योदय योजना। तो अब मैंने से जैसे मान के चलते हैं, तो बहुत सारे हमारी जाति हैं, बहुत सारे ऐसे हमें कम्युनिटी हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें कह सकते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण से दूर है, जिसके कारण वो तबका यानी वो जो कम्युनिटी है वह समाज के मूल धारा में नहीं आ पा रही। इज इट क्लियर? तो हमारे बिहार में जैसे जातिगत जनगणना हुआ, तो इसमें देखा गया कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से कौन कौन कमजोर हैं, जो है तो ठीक है, और कौन कौन कमजोर हैं, तो उनके लिए किया गया। और उसी में आया कि जिनकी जितनी जनसंख्या उनकी उतनी भागीदारी। याद है बिहार वाला डायलॉग? जिनकी जितनी जनसंख्या उनकी उतनी भागीदारी। तो इस आधार पर आरक्षण के भी बात किए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मंडल कमीशन में कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा आरक्षण देने का मतलब समाज में, देश में डिस्पेरिटी आ जाएगी, इनइक्वालिटी की भावना हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि राज्य और देश का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे राज्य जो है सोशियो इकोनॉमी के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया, जैसे बिहार भी किया। बिहार में आपको याद है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, तो एक तांती तंतिया जाति होता है बिहार में, सुने हो? सुने हो ना? अब यही सारा ये सब केस स्टडी है, लेकिन मैं शॉर्ट में केवल समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, ठीक है? तो बिहार में हमारा एक, बिहार का पूरे भारत में जाति होगा, तो एक तांती तंतिया जाति होती है। इसको क्या किए कि माननीय नीतीश कुमार जी जो थे, इसे एसी कैटेगरी में डाल दिए। क्लियर हुआ? अब ये एसी कैटेगरी में डाल दिए तो ये मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को कौन कैटेगरी में जाएगा, ये आपको किसने अधिकार दे दिया तय करने का? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे वोट बैंक भी तैयार हो जाए। एसी वाले हल्ला बोलने लगे कि हमें 15% मिलता है, तो उसमें कोई जाति को डालिएगा तो उनका कहीं ना कहीं जो उनका एक अधिकार तो बटेगा। जैसे आपने सुना होगा कर्नाटक में कि जो ओबीसी और एसी को जो आरक्षण दिया जाता है, 27% ओबीसी को और 15% एसी को, तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को डाल दिया गया। कर्नाटक की सरकार क्या की कि वोट बैंक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर
आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन कर्नाटक की सरकार क्या की, वहां के जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो मुस्लिम जनसंख्या को कही कि आप भी ओबीसी के दर्जा में आइएगा। अब जैसे कहा तो ओबीसी वाले हल्ला बोल दिए कि अरे भाई हमको 27% मिलता है और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को डाल दिया जाए तो उनकी और ज्यादा जनसंख्या है, तो फिर तो हमारा अधिकार छीना गया। समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड राजनीति, इसको कहते हैं वोट बैंकिंग तैयार करना। तो फिर नीतीश कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट ने झटका मारा कि आपको किसने अधिकार दे दिया, किसी को जाति तय करना, किसी का कम्युनिटी तय करना, किसी के कैटेगरी तय करना। इसलिए जो आपने किया है एक गलत है। ताती ततिया जिस कम्युनिटी में है उसी कम्युनिटी में रहेगा। तो पता चला कि ताती ततिया ईबीसी में आते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में। क्लियर हुआ, उसी में रहेंगे ना कि एसी में रहेंगे। बता दो रहे कि आरक्षण पे हम 5 घंटा एक बार लेक्चर दे चुके हैं, क्लास ले चुके हैं। एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे तो माथा खटक जाएगा, करे बाप रे देश में क्या चल रहा है आरक्षण का खेल। लेकिन आप सिविल में है नहीं, इसलिए हमको ज्यादा डेप्थ बताना नहीं है, ठीक है। तो अब इस आधार पर अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तब हम इस पे आगे। जैसे हमारे भारत में क्या होता है, जैसे एक बच्ची है, एक मैं टीचर हूं, ठीक है। मान लिया जाए कि हम दोनों गुरुजी बन गए एक स्कूल में, तो पता चलेगा कि हम पुरुष हैं, इसके कारण हमको 30,000 रुपया मिलेगा, और एक लड़की है, महिला है, तो इसको 20,000 मिलेगा। सुनते हैं अक्सर प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, महिला शिक्षकों की कम सैलरी और पुरुष को ज्यादा। राइट और रॉन्ग? ये हमारे समाज में राइट टू इक्वालिटी का हनन है कि नहीं है? दोनों वही क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम भी 9th 10th को पढ़ा रहे हैं, ये भी 9th 10th को पढ़ा रही है, लेकिन हम ले रहे हैं 30,000, इसको मिल रहा है 20,000, 10,000 का गैप। देखिएगा जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्यादातर महिला टीचर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पता है उनको कि कम सस्ते में काम निपट जाएगा, और पुरुष टेढ़ियाएगा, इतना न इतना लेंगे। उसके पीछे रीजन, जैसे पटना में देखो, जन्ने देखो गर्ल्स हॉस्टल खुले दिखेंगे, कभी बॉयज हॉस्टल दिखता है? क्योंकि बॉयज हॉस्टल को खाना कैसनो खराब देगा तो वो 5 रोटी खा जाएगा, उसको भट्टा बुड़ा देगा। लेकिन लड़की लोग डाइटिंग पे जाती, 1 रोटी जीवन के आधार, उसके बाद घर में वहां भी खाना नहीं खाती है, हॉस्टल वाला वो जोमेटो से ही मंगा लेती है, तो सॉलिड बचत है ना हॉस्टल वाले को। उसके बाद रूमों में रहेगी तो लाइट ऑफ करके, बिजलियों भी बचत है। तो बताओ बॉयज हॉस्टल खुलेंगे या गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे? बोलो कि सर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी के टीचर हैं, पॉलिटी के टीचर है, एकदम बढ़िया से एकदम ऑथेंटिक रूट लेवल पे बात हम करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, डाइटिंग, क्योंकि इस सबको क्या है, थोड़ा सा पेट बिक जाएगा तो फिर दौड़ के सही करेगा, आ गया रास्ता पर। तो जैसे हमारा देश के संविधान के आर्टिकल 39 है, इसमें है इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस। समझ आया? यानी इक्वल वर्क का मतलब, जैसे इसके एग्जाम्पल भी हम दे रहे थे, दोनों हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, एक ही बच्चा को पढ़ा रहे थे, हमारा 30,000 और इनका 20,000, तो क्या इक्वल वर्क के साथ इक्वल वेजेज है? अब हमारे भारत में क्या हुआ, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वर्क और इक्वल वेजेज की बात किया, ठीक है। तो अब ये माना गया कि हमारे देश में महिलाएं प्रताड़ित हो रहे हैं, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा सशक्त किया पूरे भारत में, उनका नाम है नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, पहले 2005 में बनते ही पंचायती राज में 50% आरक्षण, ठीक है। 2006 में नगर पालिका नगर निगम में 50% आरक्षण। उसके बाद अब कहना नहीं है, वी कांट। आज कोई कहे कि हम सबसे ज्यादा महिला को इंपावर्ड किया, तो मैं कोई का नहीं मानता हूं, नीतीश कुमार इतना कोई इंपावर्ड महिलाओं को नहीं किया। तो एक कहीं ने कि आर्टिकल 39 और इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, तो इस पर सरकार ने विचार किया। जैसे मान के चलते हैं, 2-3 पॉइंट इसमें और जोड़ो। जैसे आर्टिकल 40, तो आर्टिकल जो हमारी 40 है, इसमें हमारा क्या है, लोकल गवर्नमेंट की चर्चा है, जिसको आप स्थानीय शासन कहते हैं। अभी जो स्थानीय शासन है, तो इसमें हमारा स्थानीय शासन में जैसे आप कह सकते हैं पंचायती राज होता है, तो इसको लेकर के पहली बार आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और 24 अप्रैल 1993 1993 से इसको इम्प्लीमेंट कर दी गई। इसीलिए हम 24 अप्रैल को प्रत्येक साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे भी हम बात कर रहे हैं पंचायत में, तो पंचायत हमारा जो होता है, एक हम मान के चलते कि पंचायत हमारा एक सही रूट लेवल का है जहां पर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो इसमें था पहले यदि देखा जाए तो 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि जो भी हमारा टोटल जो सीट्स होंगे, ये टोटल सीट्स का 1/3 जो सीट होगा वह रिजर्व्ड होगा किनके लिए साहब? महिलाओं के लिए। ठीक है, फॉर वीमेन कहेंगे, महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, इसके अनुसार लाया गया। अब उसके बाद आप देखिएगा, तो अब इस आधार पर भारत में पहला हमारा बिहार हो गया, देन आप हिमाचल के नाम सुने होंगे, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सभी राज्य जो हैं अपने यहाँ पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कर दिए हैं। तो इसमें इसलिए एक्चुअली ये राज्य की सरकारों को ये अधीन अधिकार दे दी गई है। ठीक है, ये राज्य सरकार को, डीपीएसपी राज्य की सरकार को अधिकार दी गई। हाँ, यदि राज्य सरकार किसी प्रकार के गलत फिर करेगी तो उस पर चैलेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये राज्य सरकार को अधिकार इसलिए दिया गया है कि समाज में एकरूपता लाए। एकरूपता का मतलब इक्वेलिटी लाए। तो मायने सी बात है, वोट तो सब देते हैं। भारत दुनिया का पहला देश है, ये भी समझिए, भारत दुनिया का पहला देश है जिन्होंने आज़ादी के साथ ही भारत के हर महिलाओं और पुरुषों को, जिनका भी उस समय 21 साल उम्र हो गया था, उनको वोट देने का अधिकार दिया था। जानते हैं अमेरिका कब दिया? अमेरिका 1987-88 में, मतलब 90 के दशक में अपने देश में सभी को, जिसको हम लोग एडल्ट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो बोलते हैं, अमेरिका ने 1990 के दशक में देश के हर नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन भारत आजाद होने के साथ 1951-52 में जब हमारे चुनाव हुई, तो उसी समय भारत में सभी के, जिनका भी 21 साल उम्र पूरा हो गया था, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बुड्ढू जवान जितने भी थे, चाहे किसी कम्युनिटी का हो, सभी को वोट देने का अधिकार दी गई थी। दुनिया में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला कोई देश था, उसका नाम था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लोग क्या बोलते हैं? कीवी। और कीव कहाँ की राजधानी है बता दो? अभी 24 फरवरी 2022 से लगातार लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है। क्या नाम है? रूस और यूक्रेन। तो उस देश का नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। लेकिन कीवी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। बातों को समझना है, कीव और कीवी में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, तो आर्टिकल 40 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में क्या है साहब? आर्टिकल 40 में हमारा लोकल गवर्नमेंट, जैसे इसमें एक और आर्टिकल जोड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है 44 सुने हो? 44 में हमारा क्या है? समान नागरिक संहिता का नाम सुने हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन कौन नाम सुना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूसीसी। तो यह हमारा जो है आर्टिकल 44 में है। इसमें कहा गया है कि हमारे देश के नागरिक भारत में, चाहे आप किसी भी जाति से आइए, कास्ट से आइए, किसी भी आप रिलीजन से आइए, सभी के लिए, चाहे शादी की बात करें, मैरिज की बात करें, डाइवोर्स की बात किया जाए, आप किसी बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं, एडॉप्टिंग की बात किया जाए, या आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये सभी के लिए एक कानून होगा। जैसे हमारे भारत में आज मान के बाबू बात नहीं करो, पूछेंगे यदि मान लिया आज ये मेल है प्लस और यहाँ फीमेल है, अभी दोनों के बीच में शादी हुआ, आज शादी हुआ और रात में इस इंसान की मृत्यु हो गया, फिर भी इसके हक में जितना भी शेयर आएगा इस लड़की का 50% बन जाती है। समझ आया? ये लड़की 50%, या डाइवोर्सी यदि लेता है तो इसके जीवन, इसका पूरा प्रॉपर्टी का 50% वो लेकर साइड हो जाएगी। अब 50 में वो आगे जो करेगा। अब यही कारण है कि बिहार में पवन सिंह का मामला फंस रहा है। आगे बढ़ जाए तो ये भारत में, ये हम किसकी बात करें, इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे हिंदू मैरिज अधिनियम है, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो ये भारत में सभी के लिए एक अधिकार है। चाहे आप किसी भी जाति, किसी धर्म की बात करें, तो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से हिंदू का, जैन का, सिख का जो होती है, और बौद्ध का, बुद्ध का, ये चारों धर्मों का हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी, डाइवोर्स, एडॉप्टिंग और लैंड होता है। लेकिन भारत में मुस्लिम लोगों के लिए पर्सनल लॉ अलग है, जिसका नाम है शरिया कानून, शरिया लॉ। तो ये शरिया जो कानून है साहब, शरिया, ये 1937 का हमारा इंडिया में इसका है।
तो इसके तहत इन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं वहाँ की महिलाओं को दिया जाता है। जैसे मामला सबसे पहले साहबानो केस से आता है, जब उनके हस्बैंड जाने माने वकील थे इंदौर के, मध्य प्रदेश के, और मायनी सी बात है लगभग 60 साल का उम्र हो रहा था, 59 साल का, और साहबानों को उस समय 5 बच्चे थे, 59 साल एज हो रही थी, और एक झटके में उन्होंने तलाक 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 3 बार बोला, रिश्ता तोड़ दिया। और रिश्ता तोड़ने के बाद साहबानों जब इंदौर हाई कोर्ट जाती है तो जाने के बाद उन्होंने कही कि हमने शादी तो किया था पर्सनल लॉ के तहत, शरिया कानून से, अब हमारी डाइवोर्स से क्या भारत का जुडिशरी हमें न्याय देगा। इंदौर के हाई कोर्ट ने उसे न्याय भी दिया। फिर ये चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 1985 में, 1985 में तो 1985 में जब की गई तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में दिया। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, शौहर जिसको कहेंगे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो शरिया कानून में तलाक इद्दत द विद्दत जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत यदि हमने किसी को तलाक दे दिया तो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, मरे या जिए हम उनको कुछ नहीं। तो उसमें भी तलाक में देखिएगा तो इद्दत द विद्दत में कुछ कॉन्सेप्ट है। उसमें है कि यदि वो महिला को तलाक देता है और महिला यदि प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक उनको उनके देखभाल के लिए कुछ खर्चा देना होगा, या वो किसी और शौहर यानी एक नया शादी किसी के साथ कर लेता है तब जाकर के वो फिर देना बंद कर देगा। ये उसमें कंसेप्ट है, शरिया कानून के तहत मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब होता है कि उनके हस्बैंड कहे कि नहीं, हमारा शरिया कानून ये अधिकार ही नहीं देता है कि हम किसी को तलाक हो गया तो तलाक के बाद हम देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहुत सारे इसमें बहस हुई, बहस होने के बाद मानवता की बात हुई। तो उस समय उनके जो हस्बैंड थे मोहम्मद साहब, उन पर लगा 100 लगभग 17 रुपया 20 पैसा हर महीना देने का जुर्माना, वो भी देने से इनकार कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों को जिताया, साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि वो 5 बच्चों को लेकर के 60 साल की उम्र में बेचारी जाती कहाँ, बुजुर्ग हो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। अब ऐसे परिस्थिति में जाती तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मानवता भी तो होता है। तो अब इस तरह से सबसे ज़्यादा महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे थे। जैसे भारत में भी हमने हिंदुओं में बताया कि शादी हुआ तो 50 का हकदार हो जाती है लड़कियां, कभी भी साइड होगी तो आधा लेकर के ही साइड होगी, जान छोड़ेगी नहीं, तुम्हारा सांस फट लटक जाए तो लटक जाए, ये घींच लेगी, खींचो, ठीक है। बड़े खुश है वे, इतना ना खुश हो बउआ। आगे की बात किया जाए तो ये हुआ। अब देखने वाली बात है कि 1985 में, सुनो, 1985 में जब साहबानो केस की बात किया जाए तो साहबानो को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, फैसला सुनाया साहबानो के पक्ष में, तो उस समय जो मुस्लिम कम्युनिटी थे उन्होंने राजीव गांधी, इस समय सरकार में थे कि 1984 में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, 85 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री युवा थे, राजीव गांधी थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी जो थे कहीं ना कहीं राजीव गांधी पे हल्ला बोल दिए कि अब तो हम तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे, तुम्हारा कोर्ट ने हमारा धार्मिक कानून में इंटरफेयर कर रहा है, ये कैसे हम सह पाएंगे। राजीव गांधी मुर्दाबाद। अभी तक कांग्रेस को हम अपना मान रहे, तब तो दिल से नहीं मानेंगे, दिल से निकाल दिए। राजीव गांधी ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 1986 में राजीव गांधी ने वो कानून पारित किया, और उस कानून में था कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसला जो अभी शरिया कानून पे दी गई है वह अमान्य है, यानी गलत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ फैसला को भी गलत ठहरा दी गई। मतलब हम कह सकते संविधान आज खतरे में नहीं है, संविधान रियल खतरे में उस दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही कही गई बातों को नहीं माना गया। और अंत में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना करके पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश को पैसिव बना दी गई, इनएक्टिव कर दी गई, अवैध घोषित कर, इलीगल घोषित कर दिया गया, कानून बना करके राज्यसभा लोकसभा से कानून पारित करा करके, उसके बाद 1986 में घटने घटती है और 1992 में 1992 में साहबानो जो थी वो ब्रेन हेमरेज के कारण मर जाती है। और इसीलिए बार बार इतिहास रिपीट करता है कि एक जीता हुआ केस वोट बैंक के कारण किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, और वही हुआ साहबानों के साथ। और उसी समय से देश में आवाज होने लगी कि देश में जल्दी से यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि उस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार को कहा कि अब समय आ चुका है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, सभी जाति सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, और वह कानून आपको पूजा पाठ का नहीं है। अब इन लोगों ने गलती करके लड़ाई कर रहे थे, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गोवा आज नहीं, जब पुर्तगालों के अधीन था
1928 से वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या वहां सारे धर्म के लोग हैं कि नहीं है? तो क्या कोई दिक्कत हुआ? अब यदि पूरे भारत में लागू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भैया, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, सब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, और भारत में लागू हो रहा है तो हल्ला बोल रहे हैं। क्योंकि शरिया कानून के तहत इस्लाम धर्म के लोगों को 4 शादी करने के लिए इजाजत है। नियमावली 4 कम से कम है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो है, ये इसी को कहा गया कि भाई ये जो गड़बड़ हो रही है तो किसी को शादी का, किसी के डाइवोर्स का, किसी के बच्चे को जो गोद लेता है गोद लेने का या जमीन का जो हमारा उत्तराधिकारी होता है। अब तो देख रहे हैं हिंदू धर्म में अब बेटी लोग भी बाप और माए को मरने पर कन्हा दे रहे हैं, आग भी दे रहे हैं, सुने हैं ना? क्योंकि ये पूरे के पूरे बदलाव हो रहा है। लेकिन उनका 1937 में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो यही जो विवाद हुआ, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भारत को अब समय आ चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और इम्प्लीमेंट करे। तो सरकार ने इस पर अब काम, क्योंकि आए दिन तलाक की मामला चल रहा था। पता चला कि सऊदी से फोन पे बोल रहा है तलाक तलाक तलाक, जा तू इधर हम उधर, ठीक है। और फिर पता लगा कि 10 दिन के बाद आया और उसी के सामने एक और शादी कर लिया। तो ये समस्या थी। फिर उसको भी 2 साल के बाद कहा कि तलाक, फिर एगो तीसरा आ गया। तो इससे कहीं न कहीं बेटी बहनों को जो थे उनको समस्याएं हो रही थी, प्रताड़ित हो रहे थे। इसी को लेकर के सरकार ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। तो 3-4 पॉइंट इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। एक आर्टिकल 45 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत में शिक्षा के अधिकार की यदि बात किया जाए तो शिक्षा के अधिकार 3 जगह है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 का ए और आर्टिकल 51 का ए। क्लियर हुआ? तो 45 में था कि 0 से 6 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना है, और 21 ए और 51 ए में है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ 45 में हमारा डीपीएसपी कहता है कि राज्य सरकार के अधिकार है कि वह अपने राज्यों में एलिमेंट्री एजुकेशन को नेसेसरी करे। इसीलिए आप बिहार में देखेंगे सरकारी स्कूल में देखिएगा एगो पेंसिल रहेगा, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की फुदुकाई करेंगे और लिखे रहा है सब पढ़े सब बढ़े। देखे हो? मोबाइल में नहीं मिलेगा। चला ना बेटा, हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। तो सब पढ़े सब बढ़े कौन कौन देखा है सरकारी स्कूल पे लिखा हुआ? हाँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि सबको शिक्षित करने का ये जो है राज्य सरकार को अनिवार्य किया गया है। तो सोचिए ये सारे हमारे अधिकार हैं। तो लिखेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, बात नहीं, कुछ लिखवा देता हूं। तो डीपीएसपी समय है, डीपीएसपी, हाँ है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिखेंगे। दिस इज एन एक्स्ट्रा, दिस इज एन एक्स्ट्रा, दिस इज एन एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स, extra fundamental rights given to the states, given to the states so that in the states, in the state society could be welfare and the government would try to make the state welfare अगला DPSPs have classified into
4 या 3 कर लेंगे, 3 इंटू 3। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल। दूसरा लिबरल, लिबरल। थर्ड गांधीयन, गांधीयन गांधीवादी। तो गांधी जी क्या कहते थे, देश का विकास तब तक संभव नहीं जब तक कि गांव का विकास नहीं होगा, क्योंकि देश की आत्मा कहां बसती है, गांवों में। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि गांव का विकास कीजिए, खेती का विकास कीजिए, वहां होगा तो गांव से शहर विकास हो जाएगा। ये बात सत्य है कि जब हम देश आज़ाद हुआ था उस समय गाँवों में 93% जनसंख्या होती थी और शहर में मात्र 7%। ये जो अभी आपको पटना दिख रहा है ये सब नाला था, जो हमारे बगल में चंदन हीरो के ठीक पीछे मम्हारा है, मेरा नानी का घर है, तिवारी बैचर है, ठीक है, यहीं पर हमारा मम्हारा है। तो ये सभी पहले था पानी बहने वाला, ठीक है, तालाब था। इधर 25-30 साल में सब डेवलप हो गए। इससे भी और आगे कंकड़बाग उधर आगे बढ़िएगा, खेमनी चक से आगे तो उधर देख लीजिए वही अभी हालात है, ठीक है। तो ये सारे कोई सब टाउन है। पटना रियल जो था आपने सुना है पश्चिम दरवाजा, तो जो पश्चिम दरवाजा आपने सुना है वही लास्ट पटना था, उधर ही पटना था जिसको सिटी कहते हैं। इधर कोई पड़े सब गांव था, ठीक है। ये सारे महेंद्रू गांव था, अशोक राजपूत सब गांव था, ये सब नॉर्थ शहर। लेकिन अब हो गए ये सारे पटना। अब धीरे धीरे अब देखो आरा तक पटने हो जाएगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे DPSP has been mentioned, DPSPs have been mentioned under part 4 under part 4 article 36 to 51, part 4 under article 36 to 51 हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे a state government has been empowered to implement under the privileges of the Constitution, to the DPSPs to minimize the socio-economic inequality, socio-economic inequalities. नेक्स्ट लिखेंगे अंदर आर्टिकल 39, मेन पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है। अंदर आर्टिकल 39 इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, समान काम के लिए समान वेतन। कहीं भी आपको कोई कहता है कि नहीं ये काम करना है, पता लगे कि उनको इतना है, तो आप तुरंत हल्ला कर सकते हैं कि भाई गलत हो रहा है, हमारा संविधान ऐसा कहता है। अंदर आर्टिकल 40 में आइए 40 लिखेंगे लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्नेंस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट
इसी में लिखेंगे बाय 73rd and 74th 73rd and 74th Constitutional Amendment Act Constitutional Amendment Act local government has given constitutional status clear. Next point, Article 44 Uniform Civil Code 44 हुआ 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट for all in the case of marriage divorce adoption and land distribution equal law must be formed and implemented FORMED बनाया जाए formed और implemented in India there are several personal laws like Hindu Marriage Act 1955 इसके माध्यम से ही लड़कियों के सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और एक हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, तो उसमें जैसे आजकल सुन रहे हैं ना कि अंतर कास्ट का जो शादी हो रहा है, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे अधिकार है। जैसे मान लिया कि आप किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो चाहे तो आपका वो जीवन साथी मान लेगी, यू विल बी हब्बी प्राणनाथ इन स्पाइट ऑफ इट, वो अपने भी धर्म मानने को भी स्वतंत्र है, आपके साथ रहेगी, आपका भी धर्म मान सकती है, वो अपना जिस धर्म से आती है उस धर्म को मानने को, आप उसे ये नहीं कर सकते वो धर्म छोड़ दो। हाँ, आगे चल के उसको लगता है कि आपका धर्म से वो प्रभावित हो जाती है तो फिर धीरे धीरे अपना काम छोड़ देगी, आपके धर्म में अडॉप्ट हो जाएगी। तो ये हमारा स्पेशल एक्ट भी आया है, बहुत बार परिवर्तन किए हैं हिंदू विवाह अधिनियम में, बहुत बार परिवर्तन। जैसे पहले यदि देखेंगे शारदा एक्ट आया था, और शारदा एक्ट के माध्यम से हमारे भारत में बेटियों की शादी का उम्र जो था 14 साल से 18 साल किया गया था, ठीक है। पहले 14 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, उसके बाद शारदा अधिनियम आया, उसके बाद कहा गया कि नहीं, बेटियों का उम्र क्योंकि मैच्योरिटी प्राप्त होनी चाहिए, कम उम्र में शादी होने के कारण उनका मेंटल और फिजिकल वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या था कि जच्चा बच्चा का खतरा, आपने सुना होगा भारत में एक हमारे यहाँ नारा भी था कि कम उम्र में शादी होने के कारण माँ बन जाती थी, उसके बाद खुद को डेवलप नहीं होना, बच्चा के भी डेवलप नहीं होना, तो पता चला कि कुपोषण माल न्यूट्रिशन के समस्या से घिर जाते थे, अनेक प्रकार की बीमारियां जूझ जाती थी। तो इसको लेकर के आगे चल के इसमें परिवर्तन किए गए, तो बेटियों का उम्र जो था 14 से बढ़ा करके 18 कर दी गई शादी का। अभी पिछले 2023 में आपने देखा होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा कि अब बेटियों को जिस तरह से बेटा कहता है कि जब तक पैर पे एकदम पूरा बढ़िया से खड़ा नहीं हो जाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, उस तरह से लड़कियों का भी अधिकार मिल गए हैं। तो बेटियां भी क्या है, अब माता पिता के सामने रख रहे हैं ऑप्शन कि अभी हम पढ़ेंगे, अभी कुछ कर लेने दो,
है ना। लेकिन आज भी पूरे दुनिया में, पूरे भारत में देखा जाए तो आज भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज की जो केसेस हैं वो हमारा बिहार, पहला तो बंगाल में है, यानी जो भी गरीब राज्य है ना वहाँ पर है, तो बंगाल में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, मेघालय। और बिहार में तो सबसे खतरनाक एक शादी होता है, उसको पकड़ुआ बियाह कहते हैं, गंगा वो पार, ठीक है। जल्दी कोई जवान लड़कन बाराती नहीं जाता है अनमैरिड, और जाता है तो फुल प्रोटेक्शन में रहता है, चारों तरफ से उसका माता पिता या भाई लोग जो बड़े बड़े होते शादी सब कवर देते हैं। मधुबनी साइड की बता रहा हूँ, मधुबनी, दरभंगा, ठीक है, बेगूसराय। ये कोरोना में को बेगूसराय में बेचारे को वेटनरी का डॉक्टर था, गया था इलाज करने गाय के, उसी का इलाज हो गया, ठीक है। उसको उठा करके कर दिया गया शादी, 5 दिन घर में पैक रखा गया, उसके माता पिता को फोटो भेज दिए कि मैं मौरी पहना दिए, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पकड़ुआ बियाह। पकड़ुआ बियाह होता क्यों है? डॉरी के कारण। इतना दहेज मांग हो गई है ना कि एक नॉर्मल क्लास के परिवार, मिडिल क्लास, एक अच्छे घराने में शादी बेचारा नहीं कर पा रहा है, तो कहता है कि तो ठीक है निकले दे ठीक है। तो सब गंगा पार होता है। और ये मधुबनी में तो एक और है, मैं एक दिन पढ़ रहा था इतिहास, उसमें मधुबनी में को मेला लगता है, का तो नाम है, जहां पर सारे लड़के आए रहते हैं और लड़कियां नजर डाल करके देख लेती है और उसका फिर वहां से उसको उठाया जाता है। बंद हो गया, ये गलत बात यार, ये सिलेक्ट करने की प्रथा बंद हो गई। माता सीता भी सिलेक्ट की थी। अच्छा, मेला बंद हो गया, अब इनडायरेक्टली मेला चल रहा है। थैंक यू, समझ गया। वो मेला बंद हो गया, अब मेला बाजार में सामने निकला गोलगप्पा गुटखा खाने के लिए, अब उसमें से सेलेक्ट हो जाता है कि कौन ज्यादा गुटखा खा रहा है। चले, नाउ क्लियर। देखो हम पॉलिटी को कहां कहां जोड़ देते हैं, इससे समझ जाओ। क्योंकि हर क्षेत्रों में हमें पढ़ना पड़ता है, सिविल को पढ़ाने के लिए हर क्षेत्रों में, क्योंकि बच्चा से भी क्वेश्चन पूछा अभी भी भारत में पकड़ुआ बियाह कहाँ होता है, तो हमको बताना होता है कि बिहार में गंगा पार, गंगा की इधर रहने। तो अब तक हम बैठे रहते, अब तक हमको उठा लेता कोई, ठीक है। नहीं तो अभी तक, हाँ तो अभी तक हम बचे हैं, क्योंकि गंगा इस तरफ वाले हैं, उधर रहते तब तक उठा लेता सब। चले आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखे थे भैया? मधुबनी, डर लग रहा है, टेंशन में है कि कैंसिल हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, हम टेंशन में हैं कि कैंसिल उधर हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तुमको क्या लग रहा है? लिखा जाए क्या लिखे थे लास्ट? अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट 1954, एक और लिखेंगे, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954। नेक्स्ट लिखेंगे सरिया लॉ, सरिया पर्सनल लॉ, सरिया 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 पर्सनल लॉ 1937, 1937। एक नोट करके लिखिएगा। अच्छा, और एक आध को पहले लिखो। सरिया हो गया ना, क्रिश्नल, हाँ 1937 हुआ, 1937। आगे लिखेंगे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। इस देश में बहुत सारे कानून हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। अब एक नोट करके लिखेंगे, एनओटी नोट, अंदर हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन अंग्रेजों के टाइम का ही है उसका ईयर नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन बहुत कम है ना, उनका तो चर्च में शादी होता है। इकोनॉमी में बताएंगे कि उनकी क्यों खर्च कम है, और उन लोग बहुप्रथा, जैसे भी कल हमने न्यूज पढ़ रहा था असम के बारे में, असम ने कानूनन रोक लगा दिया है, यदि कोई भी बहु विवाह करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनो। तो एक गाइनोलॉजिस्ट होता है ना, तो उसी तरह एक गाइनोलॉजी। तो इसमें उन्होंने किया है क्या कि यदि कोई भी बहु विवाह करता है, यानी एक से अधिक शादी करता है, तो पहले तो उनकी शादी अवैध मानी जाएगी, और दूसरी बात कि उनको 7 साल का कैद का प्रावधान किए गए हैं,
ठीक है, असम की सरकार। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं, जैसे खास तौर पे यदि हम यूरोपियन देशों की बात करें तो यूरोप का डेटा है साहब कि वहाँ बाबू लोग, हेलो मिस्टर लेक्चरर, तो यूरोप का है डेटा कि वहाँ 40% आज भी वहाँ की जो लड़कियां हैं वह मैरिड होने से पहले माँ बन जाती है। यूरोप में वहाँ 40% वहाँ की लड़कियां शादी होने से पहले वो माँ बन जाती है, मदर बन जाती है। तो जो हमारे भारत में भी मदर डे फादर डे चलता है, इसका कभी कंसेप्ट हम बताएंगे, ये वहीं से यूरोप से ही शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ शादी तो हो जाती है, शादी से पहले भी बच्चे हो जाते हैं, और वो सारे जो नाजायज़ संतान होते थे वो सारे चर्च के गेट पे छोड़ दिए जाते थे। तो जो पादरी होता था उसको पालन पोषण करता था, धीरे धीरे इकट्ठा ज़्यादा बच्चे होने लगे तो उसके लिए एक मिशनरी शुरू कर दिए गए, ठीक है, और मिशनरी वहीं से कंसेप्ट मिशनरी का आया, और इसीलिए वहाँ पर फादर डे और मदर डे मनाई जाती है। लेकिन हमारा भारत में बड़ा सब खुद से आजकल फादर्स डे और मदर्स डे भी मनाने लगे हैं, हमारे इंडिया में भी। तो मुझे लगता है कि लोगों को इतिहास लगता है कि अभी पता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा, अभी एक लाइन जल्दी खत्म करेंगे उसका। हाँ, अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उसमें लिखो कॉमा देके, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, बौद्ध यानी बुद्ध, और बुद्ध कम माने आते हैं, उनकी भी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन होता है। क्लियर हो गया? तो अब सेवा हम लोग यहीं पर रखते हैं आज।